स्क्रीन शेयर है सर आने सबसे दो मेरे पहले। पास। सबसे पहले स्क्रीन शेयर ही करी थी मैंने। सर मेरे पास तो नहीं आ रही स्क्रीन, तो वॉइस आ रही है सिर्फ आपकी। आपकी स्क्रीन ऐसा हो सकता है ना, आपका कनेक्शन धीरे चल रहा है इसलिए ना आ रही हो आपके पास। औरों से पूछ के देखिए। रोहित आपके पास स्क्रीन शेयर है आपके पास? हाँ सर हो रही है। हाँ हो रही है, देखिए। नतेश आपके पास? यस सर आ रही है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। आशीष आपके पास? यस सर। हाँ वो विकास आपका कनेक्शन स्लो होगा इसलिए स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास। हेलो हेलो विकास। हाँ यस सर हाँ आने दो आपके, स्क्रीन। हाँ स्क्रीन इसलिए नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है आपका कनेक्शन स्लो हो। आप वाईफाई यूज कर रहे हैं या हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट है सर। नहीं हॉटस्पॉट पे नहीं आने की बेटा, हॉटस्पॉट की स्पीड कम होती है ना सर हॉटस्पॉट पे। हाँ हाँ पहले वाली हॉटस्पॉट। क्लास में तो आ गई थी सर। नहीं तो उस टाइम स्पीड सही चल रही होगी, एक कांस्टेंट स्पीड नहीं देता ना हॉटस्पॉट। कम यस से कम आपको 6 से 7 एमबीपीएस मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है स्पीड की, जब आएगी। देखिए औरों के पास, सबके पास जा रही है। यहाँ पे ये अर्पित है, अर्पित आपके पास आ रही है स्क्रीन शेयर है? हाँ सर आ रही है सर। ये भास्कर सर भी हैं। भास्कर सर आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो भास्कर सर। चलिए अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, जब कनेक्टिविटी सही हो जाएगी ना आ जाएगी। चल एक बार मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ अपने पास से, ठीक है? देखिए ओके मैंने सर। हाँ देखिए मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन बंद करके, ये मैंने बंद कर दी। अब देखो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखो रिफ्रेश हुई। हुई तो लेकिन आई नहीं सर अभी तक। बेटा वो उसकी वजह से, ये वो कनेक्ट हमारी प्रॉब्लम नहीं दोबारा है, से ज्वाइन कनेक्ट। करूँ एक बार? हाँ जी दोबारा से ज्वाइन करूँगा सर एक बार? हाँ ऐसा कर लीजिए, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स पे तो आ रही है ना? यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे फंक्शंस। तो मैंने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जावा में जो फंक्शंस लिखे जाते हैं ना, फंक्शन का जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब एक चीज इसमें याद रखिएगा कि पब्लिक और स्टैटिक ये आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे मतलब हो गया कि आप पहले स्टैटिक लिख दीजिए बाद में पब्लिक लिख दीजिए, ये भी सही है। आ गई सर आ गई। आ गई, हाँ वो उसी वजह से आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, बस और कोई वजह नहीं। पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये ऐसी ही रहनी है, ये ऐसी ही रखी जाएगी, ठीक है? तो चलिए आज हम आपको फंक्शंस का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जिसमें मैं आपको ये चारों सिग्नेचर लिखने सिखाऊंगा। ये चारों सिग्नेचर आपको लिखने सिखाऊंगा कि जावा में फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट? चलिए तैयार हो जाइए। तो उससे पहले मैं आपको साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि फंक्शंस को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप में जैसे आपको सी की आदत है, आपने सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो आप सी से फैमिलियर होंगे, तो आपको याद होगा हम सीधा क्या करते हैं, एक नया आईडी खोलते हैं, वही जो हमारी आईडी होती है टर्बो की, उसे खोलते हैं और सीधा लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ऐसे लिखते हैं एसटीडी स्टूडियो लिखते हैं, फिर लिखते हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद पता है फिर क्या करते हैं, सीधे फंक्शंस लिखने शुरू कर देते हैं, ऐसे वॉइड मेन, याद आ रहा होगा आपको, इस तरह से ये फंक्शन लिख दिया मेन। इसी तरह से और फंक्शंस लिखने हैं तो उसके ऊपर लिख दिया वॉइड ऐड, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जावा में ऐसे नहीं लिखा जाता है, जावा में ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं होती, जावा में ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं होती। तो चलिए, तो मैं आपको सारी चीजें लिखवा देता हूँ कि क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती। तो डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो लिखवा रहा हूँ मैं आपको। सी प्लस प्लस एंड जावा, डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स जैसे सेशन खत्म होगा मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप तो सिर्फ आराम से बैठ के इसे समझिए बस।
लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं एलिमेंट, फिर आएगा सी, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा। सबसे पहला एलिमेंट आता है आपका प्री प्रोसेसर। प्रोसेसर सी में यस होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में नहीं होता, इसलिए आप हैज इंक्लूड नहीं लिखेंगे। प्री प्रोसेसर किसे कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। जो आप हैज का सिंबल लगाते हो ना, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। और ये प्री प्रोसेसर जो है वो 3-4 तरीके के होते हैं। एक होता है हैज इंक्लूड, एक होता है हैज इफ, एक होता है हैज एल्स इफ, एक होता है हैज डेफ, एक होता है हैज अनडेफ। तो आपने हैज इंक्लूड तो आपने यूज करा ही होगा। एक होता है ना हैज इंक्लूड, ये होता है, आपने ये तो आपने यूज करा ही है, सब ने यूज करा। इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे हैज इंक्लूड होता है, एक हैज इफ भी होता है, और हैज एल इफ भी होता है, हैज, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है बेटा, तो यूँ समझ लीजिए कि सी में प्री प्रोसेसर होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं, जावा में प्री प्रोसेसर नहीं होते। चलिए दूसरा, हेडर फाइल्स। यस ये है, सी प्लस प्लस में भी होती है, जावा में नहीं होती। जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती, जिनको हम लाइब्रेरी कहते हैं। जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती, लाइब्रेरी नहीं होती हेडर फाइल्स के रूप में। यहाँ पर पैकेज होते हैं। क्या होते हैं? पैकेज। चलिए, तो प्री प्रोसेसर सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में नहीं होता। हेडर फाइल सी में होती है, सी प्लस प्लस में होती है, जावा में नहीं होती। मैक्रोज सी में होते हैं, सी प्लस प्लस में होते हैं, जावा में मैक्रोज नहीं होते। ओके स्टूडेंट, चलिए प्री प्रोसेसर्स हो गए, हेडर फाइल्स हो गई, मैक्रोज हो गए। अब आता है टाइप, TYP, टाइप डेफ। सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में टाइप डेफ भी नहीं होता। सर हाँ जी सर मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज और टाइप डेफ? बेटा उस सी की बातें हैं, उसको छोड़ दीजिए आप यहाँ पर। वो तो आपको सी में जाना पड़ेगा ना चीज को पढ़ने के लिए। अगर मैं ये चीज बताने लगा तो हमें सी का प्रोग्राम बनाना पड़ जाएगा उस चीज के लिए। ओके सर। आपको तो सिर्फ यहाँ पर पता होने चाहिए कि ये चीजें जावा में नहीं होती। हाँ ठीक है, कभी टाइम हुआ ना, कभी टाइम हम पे हुआ तो ये बाद में किसी दिन मैक्रोज और टाइप डेफ के प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो प्री प्रोसेसर हो गए, हेडर फाइल्स हो गई, मैक्रोज हो गई, टाइप डेफ हो गए। ये चीजें सी में होती हैं, सी जावा में नहीं होती, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अब आते हैं, देखो अब देखो मेन चीज, ग्लोबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन यस सी में होती है, सी प्लस प्लस में होती है, जावा में नहीं होती। ये है मेन चीज ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन बेटा उसे बोलते हैं जो मेन फंक्शंस के बाहर लिखी जाती है। मेन फंक्शन से जो बाहर लिखी जाती है वो ग्लोबल कहलाती है। जावा में ग्लोबल नहीं होते, हर चीज क्लास के अंदर होगी, विद इन द क्लास होगी, क्लास के बाहर कुछ नहीं होगा। इवन आपका जो मेन फंक्शन भी है वो भी क्लास के अंदर होगा। ओके चलिए, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गई। अच्छा जी, लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन किसे कहेंगे? जो किसी ब्लॉक के अंदर होगी। लोकल डिक्लेरेशन यस सी में होती है, सी जावा में भी होता है। लोकल तो जावा में भी होती है। ठीक है, पहली चीज ऐसी है जो जावा में होती है, लोकल डिक्लेरेशन। चलिए, और लोकल डिक्लेरेशन बता दूं कितने तरह की होती है, ये भी बता देता हूँ। एक तो होती है बेटा विद इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर। ठीक है, दूसरी होती है विद इन क्लास, क्लास के अंदर। तो ये जावा में भी है, सी में, सी प्लस प्लस, सब जगह है विद इन फंक्शन और विद इन क्लास, हर जगह है, दोनों जगह है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया, क्लास की स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए, विद इन क्लास, विद इन फंक्शन, लोकल डिक्लेरेशन इसे कहते हैं। चलिए आगे आता है
प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल्स, मैक्रोज, टाइप डेफ, ग्लोबल डिक्लेरेशन, लोकल डिक्लेरेशन। अब आता है साइज ऑफ। साइज ऑफ यस सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में साइज ऑफ नहीं होता है। चलिए अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूनियन और पॉइंटर। स्ट्रक्चर यूनियन पॉइंटर। स्ट्रक्चर यूनियन पॉइंटर यस यस नो, जावा में नहीं होता, ना स्ट्रक्चर होता, ना यूनियन होता, ना पॉइंटर होता। कॉल बाय वैल्यू यस यस नो। कॉल बाय रेफरेंस यस यस यस। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस होता है जावा में। कॉल बाय वैल्यू का आप प्रोग्राम बना सकते हैं, आप वैसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ लिख देता हूँ कि रेफरेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंटर के थ्रू होता है। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ भी पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर स्टार को कहते हैं, जो स्टार लगाते हैं। यस लिख दो। चलिए तो अब हम आपको आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो यही बताने जा रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये चलिए अब इनका स्कोप। एक होता है स्टैटिक, नो, लेकिन हाँ नो, फंक्शन स्कोप। यस डीजे स्टूडेंट, ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखवा दिए, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर अगले पॉइंट लिखूं तो जैसे oops का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। भाई अब आप सी में क्या लिखोगे? नो, यहाँ लिखोगे यस, यहाँ भी यस। ठीक है, ये सब चीजें। चलिए तो ये था डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस में जावा। ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया। अब इनका प्रैक्टिकल देख लो, जैसे फंक्शन से शुरू होता है। देखिए डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको ये बता दें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होते हैं, फंक्शंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, मैंने आपको लिखा था कि जावा में ग्लोबल तो कुछ होता नहीं, जो भी चीज़ आपको लिखनी है विद इन क्लास लिखनी है, आप क्लास के अंदर लिखनी पड़ेगी। तो पहले आप एक क्लास नाम का डेटा टाइप बनाएं, क्लास नाम लिखें, और क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व जैसे आप फॉर नहीं रख सकते, क्योंकि फॉर ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो आप इसकी जगह कोई और भी नाम रख सकते हैं। तो ऐसा करें, आप अपने नाम से बना लीजिए, जैसे मैंने विकास के नाम से बना दी विकास, ये क्लास बनाई है विकास। ओके स्टूडेंट, अब इस क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर हो सकते हैं, एक स्टैटिक मेंबर, एक नॉन स्टैटिक मेंबर। कोई भी क्लास अपने अंदर दो तरह के मेंबर डिक्लेयर करती है।
जैसे इस तरह से देखिए, क्लास विकास, ये विकास नाम की मैं क्लास बना रहा हूँ। मेंबर ऑफ ए क्लास, क्लास के मेंबर बता रहा हूँ आपको, क्लास में कितने मेंबर होते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आपने क्लास डिक्लेयर करी है विकास नाम से, इस क्लास के आप मेंबर्स डिक्लेयर करोगे। अब ये जो मेंबर्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, ये दो मेंबर होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं नॉन स्टैटिक। सुनिए, तो ये मेंबर दो तरह के होते हैं, क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर डिक्लेयर किए जाते हैं। एक तो मेंबर कहलाता है वेरिएबल मेंबर, वेरिएबल, जिसको जावा में, वेरिएबल को जावा में फील्ड कहते हैं, फील्ड। ओके स्टूडेंट, वेरिएबल को जावा में फील्ड कहते हैं, फील्ड। चलिए, दूसरा मेंबर होगा फंक्शन, मेंबर फंक्शन। जावा में फंक्शन को मेथड कहते हैं, मेथड। ये डिफरेंस है। बताइए, हेलो स्टूडेंट्स, बताइए क्लास में कितने तरह के मेंबर्स होते हैं? स्टूडेंट्स बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबर्स आर देयर इन ए क्लास? स्टूडेंट्स बताइए। 2 मेंबर, दो तरह के मेंबर, नाम बताइए क्या क्या होते हैं? वेरिएबल एंड फंक्शन। हाँ, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन, दो तरह के मेंबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास में हम कितने तरह के मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप बताइए क्लास में हम दो तरह के मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, एक होता है मेंबर वेरिएबल और एक होता है मेंबर फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। वेरिएबल को फील्ड कहते हैं, फंक्शन को मेथड कहते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट ये अपने आप में दो तरह के हो सकते हैं। अब ये वेरिएबल अपने आप में दो तरह के हो सकते हैं, और इसी तरह वेरिएबल और इसी तरह आपका मेथड भी दो तरह के हो सकते हैं। लीजिए, मैं वो दो तरीके बता रहा हूँ कि वेरिएबल दो तरह के कौन कौन से हो सकते हैं और फंक्शन दो तरीके के कौन कौन से हो सकते हैं। लीजिए, ये हो सकता है स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है नॉन स्टैटिक। दो तरह के वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर किए जा सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। दो तरह के वेरिएबल जावा में होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से फंक्शंस भी स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। फंक्शंस भी दो तरह के डिक्लेयर किए जा सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। लीजिए, तो वेरिएबल भी दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, और फंक्शन भी दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन, नॉन स्टैटिक फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब मैं आपको डिफरेंस लिखवा दे रहा हूँ। लीजिए, नोट, नोट नंबर 1, देखिए क्या लिख रहा हूँ। क्लास के स्टैटिक, क्लास के स्टैटिक मेंबर, क्लास के स्टैटिक मेंबर क्लास के नेम से कॉल होते हैं। क्लास के स्टैटिक मेंबर्स क्लास के नेम से कॉल होते हैं, मतलब क्लास का नाम का यूज होगा उनको कॉल करने के लिए। अभी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी तो सिर्फ इतना याद रखिए, जो क्लास के स्टैटिक मेंबर होंगे, अगर आपको उनको कॉल करना है तो आप क्लास के नेम का यूज करेंगे, जो क्लास का नाम होगा उनकी, उस क्लास के नेम की हेल्प से आप उन्हें कॉल करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नोट नंबर 2 देखिए, देखिए क्या लिखा है। क्लास के नॉन स्टैटिक, क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर्स, क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए दो चीज देखिए मैंने, जो स्टैटिक हैं उनको कॉल करने के लिए आपको क्लास के नेम की जरूरत होगी, और जो नॉन स्टैटिक है उनको कॉल करने के लिए आपको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ठीक है? आप कहेंगे कैसे? चलिए अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए। लीजिए देखिए, ध्यान से देखिए, एक क्लास डिजाइन करी मैंने विकास, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, देखो पब्लिक, पब्लिक, और उसके आगे लिखा स्टैटिक। ठीक है स्टूडेंट, पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक में आप पहले भी लिख सकता हूँ पब्लिक से, वॉइड ऐड, ये ऐड नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और ये मैंने इसकी बॉडी लिख दी। चलिए,
फिर दूसरा फंक्शन बनाया पब्लिक, लेकिन इसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिग्नेचर में, बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए ये आपका स्टैटिक फंक्शन है, ये आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन है। फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसके आगे 2 ब्रैकेट लगे होते हैं। ये इसकी बॉडी है, मतलब यहाँ पे हमें कोड लिखना है, ये कोड लिखा हुआ है मान के चलो, तो डमी है ना इसलिए तो मैं कोड वोड नहीं लिख रहा हूँ, ये कोड है, ऐसे इसका ये कोड है। ये भी तो ये क्लास है, क्लास का नाम विकास है। ये थोड़ा सा इसको कलरफुल कर दो जिससे कि आपको अलग से नजर आ जाएगी भी ये क्लास है। लीजिए ये क्लास है। ओके स्टूडेंट, तो क्लास का जो नाम है वो विकास, और विकास नाम की क्लास के अंदर 2 मेथड है। ये स्टैटिक है क्योंकि मैंने इसके आगे लिखा है स्टैटिक, इसलिए स्टैटिक है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है स्टैटिक इसलिए स्टैटिक माना जाएगा। ये स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है। अब आप मुझसे कहा जाता है कि जरा इसको ऐड को और माइनस को यूज यानी कॉल करके दिखाओ। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अब आपको मेन मेथड बनाना पड़ेगा। मेन, भाई जो भी प्रोग्राम रन होता है तो उसके लिए तो मेन चाहिए होता है ना। तो आप लिखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बिना मेन के प्रोग्राम रन नहीं होता है। ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका मेन मेथड है। अब स्टूडेंट मुझसे कहा गया कि माइनस को कॉल करो और ऐड को कॉल करो। 2 फंक्शन है, एक का नाम ऐड है और एक का नाम माइनस है। चलिए अब देखो स्टूडेंट कैसे कॉल करते हैं, ध्यान से देखना। मुझसे कहा गया ऐड को कॉल करो, तो जिस फंक्शन को कॉल करने को कहा जाता है पहले उसका आप मॉडिफायर चेक करो। मॉडिफायर कैसा है, स्टैटिक है। तो इस ऐड को कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जो क्लास का नाम है ना, क्लास का नाम क्या है, विकास, इसके नाम से इसे कॉल कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे लिखूंगा विकास डॉट ऐड। आप समझ गए स्टूडेंट्स, ये है कहानी। जो स्टैटिक मेंबर होते हैं इनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ये क्लास के नेम से कॉल होते हैं। तो जो क्लास का नाम है उसकी मदद से आप इसको कॉल करेंगे। तो आप लिखेंगे विकास डॉट ऐड, ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। इन्वोक का मतलब कॉल हो जाएगा, और जो भी इसके अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझसे कहा गया माइनस को कॉल करो। अब माइनस चेक करो स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। ये तो नॉन स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है क्योंकि स्टैटिक नहीं लिखा तो ये नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड नहीं है कि आप सोचो कि ऐसे नॉन स्टैटिक लिखना होता है, नहीं। नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड स्टैटिक ही है। तो ये नॉन स्टैटिक है। अब माइनस को कॉल करना है तो आपको विकास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, विकास का ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, विकास और ओबी लिख दो, बन गया ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट बन गया। ओबी जो है वो ऑब्जेक्ट है विकास क्लास का, विकास का ऑब्जेक्ट है ओबी। अब आप इस ऑब्जेक्ट से माइनस को कॉल कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जावा में जब आप केवल विकास ओबी लिखोगे तो इसको सिर्फ डिक्लेरेशन माना जाता है। ये सिर्फ डिक्लेरेशन माना जाता है, यानी कि इनिशियलाइज नहीं हुआ है, केवल डिक्लेयर हुआ है। केवल डिक्लेयर किया गया है, हमने डिक्लेयर कर दिया कि ओबी एक ऑब्जेक्ट है विकास टाइप का, बस। अब इसके पास अभी जो ऑब्जेक्ट है ओबी, इसके पास परमिशन नहीं है कि ये माइनस को कॉल करे, क्योंकि आपने सिर्फ डिक्लेयर करा है। अब आप इसको इनिशियलाइज करें, तो देखो इनिशियलाइज करने के लिए आपको फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा ओबी इक्वल टू, अब आपको एक ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, नया ऑपरेटर है न्यू। जैसे आपने ऑपरेटर पढ़े हैं ना, ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ऐसे ये न्यू नाम का एक ऑपरेटर, तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू। ओके स्टूडेंट, अब न्यू के बाद जो क्लास का नाम है उस क्लास के नाम को दोबारा लिखो और उसके आगे 2 ब्रैकेट लगाओ। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, तो जब मैंने बताया था कि अगर किसी नाम के आगे 2 ब्रैकेट लगा दो यानी वो फंक्शन है ना। तो देखें जरा, विकास नाम का कोई फंक्शन है हमारी क्लास में है भाई? ऐड नाम का है, माइनस नाम का है और मेन नाम का है। भाई हमें कोई विकास नाम का कोई फंक्शन नजर आया नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जावा में जब आप कोई क्लास डिजाइन करते हो तो कंपाइलर, जो जावा का कंपाइलर है ना, वो इम्प्लीसिटली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली क्लास के नाम का एक फंक्शन अपने आप बना के दे देता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये हमें नहीं बनाना। आप बना भी रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ये आपको मिलेगा। आप नहीं भी बनाओगे तो भी कंपाइलर खुद बना देगा। अगर आप बना रहे हो फिर कंपाइलर नहीं बनाएगा, अगर आप नहीं बना रहे तो बनाएगा। तो इस नाम से बना दिया, जो क्लास का नाम है ना उसकी उसके ही नाम से फंक्शन बना दिया जाएगा। तो देखिए ये वो फंक्शन है जो नीचे कॉल किया गया है एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, लिख देता हूँ कि इनिशियलाइजेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है उस टाइम ये जो मैंने फंक्शन कॉल करा ना स्टूडेंट, ये यही वाला फंक्शन है जो मैंने यहाँ से कॉल करा है। तो देखिए मैं आपको एरो लगा के यहाँ पे समझा देता हूँ, कि एरो भी लगा देता हूँ कि ये फंक्शन है जो कॉल किया गया है, जिससे कि कभी फ्यूचर में आप पढ़ने लगे तो आपको याद रहेगा कि ये रहा वो फंक्शन जो कॉल किया गया है, विकास। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो क्लास के नाम का फंक्शन होता है, क्लास के नाम का जो फंक्शन होता है उसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर। तो मैं लिख देता हूं कि ये कंस्ट्रक्टर है, इट इज ए कंस्ट्रक्टर, इट इज ए कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है तो ये भी है तो फंक्शन, बोलेंगे हम इसे कंस्ट्रक्टर मेथड, इसे बोलेगा तो बोला जाएगा मेथड ही, मतलब ये भी एक फंक्शन ही है। लेकिन इसको फंक्शन ना कह के कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज ए क्लास नेम, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। वैसे पूरा चैप्टर है कंस्ट्रक्टर का, जो आगे वाला मतलब सेकंड चैप्टर, अभी आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जब सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर के बारे में ही बात करूंगा। अभी तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि क्लास के नाम का एक फंक्शन होता है क्लास के अंदर ही, क्लास, क्योंकि जावा में ग्लोबल तो कुछ होता ही नहीं, क्लास के बाहर कुछ नहीं होता स्टूडेंट, जावा में क्लास के बाहर कुछ भी डिक्लेयर नहीं होता। इवन आपका जो मेन फंक्शन है ये भी किसी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब मेन मेथड भी किसी क्लास का मेंबर होना जरूरी है, क्लास के बाहर आउटसाइड द क्लास डिक्लेरेशन जावा में नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो ये क्लास नाम विकास नाम का एक फंक्शन बना है, और ये हमें नहीं बनाना, कंस्ट्रक्टर खुद बना देगा। चलिए, अब ये आपको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर यहाँ किया गया था, इनिशियलाइज यहाँ किया गया है। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो, लाइनों को, इन दोनों को लाइनों को आप कंबाइंड करके लिख सकते हो। कैसे? इसके आगे सेमीकोलन हटाओ, हटाओ है, ये हटा दिया। ओके स्टूडेंट, और इसको इस तरह से लिख दो, तो इसे कहेंगे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, चलिए आप समझ गए होंगे। अलग अलग लाइन पे भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, वो आपकी प्रोग्राम की वो है, हर प्रोग्रामर की अपनी अपना स्टाइल होता है करने का। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप फंक्शन कॉल करें जो भी आपको कॉल करना था। तो ऑब्जेक्ट डॉट माइनस, अभी ऑब्जेक्ट कॉल होता है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो क्लास के नेम से कॉल हो जाता है। चलिए, ये थी स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है लीजिए, मैंने छोटा कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार, किसी को कुछ पूछना है, दोबारा से एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज के लिए, ये देख लीजिए एक बार, नजर देख लीजिए एक बार। हेलो स्टूडेंट्स, बताइए। हेलो। सब चीज हाँ, किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलिए, तो ये आपके सामने मैंने फंक्शंस बना के कर दिया। इसको मैं प्रैक्टिकल अप्रोच भी कर देता हूँ। लीजिए देखिए, मैंने यहाँ से कॉपी भी कर लिया, इसे मैं कॉपी करता हूँ और नोट पैड पे ले जाके कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। तो ये आ गया मेंबर ऑफ क्लास रोहित। लीजिए, चलिए स्टूडेंट्स, अब आप एक बार प्रोग्राम को रन करके भी देख लीजिए। ये रही क्लास आपकी। देखिए मैंने कॉपी पेस्ट करा बिल्कुल, क्योंकि इस बिल्कुल सही प्रोग्राम लिखा गया। क्या अब बस मैं कोड लिख लूँ, है ना, जिससे आपको कोड में कुछ नजर आ जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ये वाली लाइन बाद में समझाऊंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ ये वाली लाइन समझाई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन क्या है, ये आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लिख दिया ऐड, और इसके अंदर लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर लिख दिया मैंने माइनस। लीजिए स्टूडेंट, ठीक है।
चलिए अभी आपको कंपाइल और रन कर सिखाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको प्रोग्राम को सेव करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने आपके सामने एक लाइफ साइकिल भी डिजाइन की थी, ये देखिए बिल्कुल। तो आप अभी इस टाइम आप कौन से वाली स्टेज पे हैं? आप स्टूडेंट पहले जावा इंस्टॉल करिएगा, जावा। तो स्टूडेंट किसी के पास अगर जावा नहीं है तो देखिए मैं जावा को पोस्ट कर दे रहा हूँ, अब आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं जावा के आपको 3 वर्जन पढ़ाऊंगा, पुराना नया है ना, 7, 8, 9 तीनों वर्जन पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी आपको बीच वाला वर्जन देता हूँ, जावा 8। स्टूडेंट आपके पास 32 बिट है या 64 बिट है? बताइए स्टूडेंट। 64। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको 64 वाला कंपाइलर दे दे रहा हूँ। आप यहाँ से जिसके पास नहीं है वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, चैट में मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये मिल गया आपको, जावा 8 दे रहा हूँ अभी आपको, 20 का वर्जन दे रहा हूँ, 64 बिट दे रहा हूँ। लीजिए स्टूडेंट्स, ये पहुँच गया आपके पास, लीजिए ठीक है। तो ये डाउन अभी अपलोड हो रहा है, अभी डाउन कैंसिल मत करिएगा कोई, ये अपलोड हो रहा है ठीक है स्टूडेंट्स, अभी पहुँच जाएगा आपके पास JDK 8। चलिए तो स्टूडेंट्स ये समझिए, आपने ये इंस्टॉल बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बस नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते रहिए, इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल कहाँ होगा? मतलब आप JDK इंस्टॉल कर रहे हो स्टूडेंट, JVM तो आपके कंप्यूटर में है, JVM हर क्लाइंट के यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आता है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि कभी फ्यूचर में आपसे कोई पूछ ले तो आपको याद रहेगा। लीजिए मैंने यहाँ पर एक नोट और लिखा है JVM के बारे में, देखिए JVM is फैक्ट्री फिटेड। इसे फैक्ट्री फिटेड कहता है, क्या कहते हैं? फैक्ट्री फिटेड। JVM इज फैक्ट्री फिटेड इन each operating JVM is factory fitted in each operating system, यानी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फैक्ट्री फिटेड है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां हैं वो JVM ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिट करके आपको देती हैं, इसलिए से वर्चुअल कहा जाता है। JVM की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, JVM की फुल फॉर्म बताइए। जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, जावा वर्चुअल। अच्छा स्टूडेंट JDK की फुल फॉर्म बताइए स्टूडेंट। JDK जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, जावा वर्चुअल मशीन। और JDK की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। लीजिए, तो JVM इज फैक्ट्री फिटेड इन ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM फैक्ट्री फिटेड है, यानी हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से आता है। चलिए तो स्टूडेंट्स हम इस वाले स्टेज पे हैं, तो हमने JDK इंस्टॉल कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको जावा दे दी है, ये आपके पास जावा पहुंच जाएगी, जावा इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए फिर एक सोर्स कोड लिखिएगा, सोर्स कोड प्रोग्राम को कहते हैं, तो आप एक प्रोग्राम लिखिएगा, सोर्स कोड लिखिएगा, फिर उसको सेव एज करिएगा। तो स्टूडेंट ये आपने सोर्स कोड लिखा है, ये इसे कहेंगे स्टूडेंट सोर्स कोड, और ये आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है ना मैंने, कि आपने जावा लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है जावा में। तो जावा का मतलब हो गया HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। जावा का मतलब हो गया हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो ये आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है इसको, ये देख लीजिए आपने हाई लेवल में लिखा है। अब आप इसको क्या करें, सेव एज कर लें।
अब सेव एज, अब बात आता है कि प्रोग्राम का नाम क्या रखा जाएगा। तो स्टूडेंट जो प्रोग्राम का नाम है वो अपनी क्लास के नेम पर रखा जाता है, जो क्लास का नाम होता है। अब मान के चले अभी तो एक ही क्लास है आपके प्रोग्राम में, देखिए एक ही क्लास है तो आप उसका नाम विकास रख दिए। अगर आपकी प्रोग्राम के अंदर 2 या 3 या मल्टीपल क्लासेस होती तो फिर आप किस क्लास के नेम पर अपने प्रोग्राम को रखेंगे, मतलब अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उस प्रोग्राम को क्या नाम देंगे, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं। तो स्टूडेंट उस चीज के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा, जिस क्लास के अंदर आप मेन मेथड यानी मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर आप लिखेंगे उसके नाम से प्रोग्राम को सेव करेंगे, क्योंकि मेन तो पूरे प्रोग्राम में एक ही होगा ना। आपके प्रोग्राम में क्लासेस माना कि मल्टीपल हो सकती हैं, एक से ज्यादा क्लासेस आपके प्रोग्राम में हो सकती है, मेन तो केवल एक ही होगा ना। तो मेन जिस क्लास के अंदर होगा है ना, उस क्लास के नाम से आप प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो हमारे केस में तो एक ही क्लास है विकास और मेन भी यहीं पर ही है, तो बस विकास के नाम से सेव कर देंगे। तो सेव एज, तो बोला था ना देखो सेव एज, तो मैं सेव एज कर रहा हूँ, सेव एज। तो आप जहां चाहें वहां पे सेव कर लीजिए। ई ड्राइव में मैंने रोहित नाम के फोल्डर में, मेरे पास एक रोहित नाम का फोल्डर है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हाँ, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, जिससे आपको पता चल जाएगा कभी फ्यूचर में पढ़ने लगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम सेव है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। ये देखिए विकास डॉट जावा, और ये लीजिए ये स्टूडेंट सेव हो, तो विकास नाम से सेव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 2 काम कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट। मैंने एक सोर्स कोड टाइप करा, टाइप का मतलब लिखा, ओके, और फिर मैंने उसको सेव एज कर लिया ऐड डॉट जावा नाम से। अब देखिए मैंने बीच में एक लाइन खींची है, याद है स्टूडेंट्स, आपको बताया था ना कि आपको एक टास्क अलग से करना पड़ेगा, क्या बताया था याद है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है? एक काम मैंने आपको अलग से करने को कहा था कि आपको ये काम अलग से करना पड़ेगा, आपको जावा का पास सेट करना पड़ेगा। आपने जावा से इंस्टॉल कर ली, ठीक है, उसके बाद आपको एक जावा का पास सेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब आप ये यहाँ से डाउनलोड करके, ये जावा आपको मिल जाएगी, जब ये डाउनलोड कर लीजिएगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये इंस्टॉल होकर आपके सी ड्राइव में जाएगी, कहाँ जाएगी? सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में। तो आपको वहाँ तक का पाथ सेट करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, पाथ सेट करने की बात हो रही है। आप माई कंप्यूटर में जाइएगा, सी ड्राइव में जाइएगा, फिर प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा, फिर जावा में जाइएगा, फिर जेडीके के अंदर जाइए। स्टूडेंट 2 चीज मिलेंगी, एक जेडीके मिलेगी और एक जेआरई मिलेगी, जेडीके जेआरई। तो आप जेडीके के अंदर जाएंगे, जेडीके देखिए ना स्टूडेंट, यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, जेडीके। तो आप जेडीके के अंदर जाएंगे, फिर मैंने क्या लिखा है, जेडीके के बाद बिन में, देखिए लिखा ना जेडीके फिर स्लैश बिन, फिर बिन में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए ये रहा जावा सी, देख रहे ये रहा जावा सी, जावा का कंपाइलर जावा सी, ये रहा जावा सी। यहां तक का पाथ यहाँ आ रहा है, इस पाथ को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो, यहाँ तक का पाथ, जावा कंपाइलर तक का पाथ कॉपी कर लो। स्टूडेंट्स यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो सेट पाथ करना है, तो अभी कहाँ करना है, कॉपी कर लिया आपने स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट पाथ सेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो टेम्परेरी कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, परमानेंट कैसे होता है वो देख लीजिए। तो कहाँ पे बताया मैंने कि आपको परमानेंट सेट करना है, कहाँ, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में। तो स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे, आप माई कंप्यूटर के ऊपर राइट हैंड क्लिक करिएगा, फिर प्रॉपर्टीज में जाइएगा, ये ऐसे खुल जाएगी। फिर स्टूडेंट्स के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाइएगा, फिर इसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाइएगा, फिर ये ऐसे खुल के आएगा। जब आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ये ऐसे खुल के आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा यूजर वेरिएबल और नीचे लिखा आएगा सिस्टम वेरिएबल। अगर आप यूजर वेरिएबल में यहाँ पर पाथ जो आपने अभी कॉपी करा है, अभी ये आपने एक पाथ कॉपी कर रखा है ना, उस पाथ को अगर आप यूजर वेरिएबल में यहाँ पर पेस्ट करेंगी, तो केवल जिस यूजर ने लॉगिन करा है इस कंप्यूटर को, जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसके लिए सेट होगा, बाकी यूजर्स के लिए सेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम वेरिएबल्स में यहाँ पर पेस्ट करेंगी तो जितने भी इस कंप्यूटर के
यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जितने भी, सबके लिए पाथ सेट हो जाएगा। इसलिए आपकी मर्जी है, आप एक के लिए करना चाहें, अलग अलग करना चाहें, आपकी मर्जी। अच्छा, करना कैसे ये देख लीजिए। तो यूजर वेरिएबल्स में करना चाहते हैं आप, या आप सिस्टम वेरिएबल में करना चाहते हैं, काम करने का तरीका एक ही है। देखो दोनों जगह न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करिएगा, वेरिएबल नाम लिखिएगा पाथ, ये फिक्स है, ये लिखना है पाथ, और वैल्यू जो आपने कॉपी कर रखी है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए जी, ये आ गया सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के जावा के जेडीके बिन, यहाँ तक बिन तक का आप यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देना। ओके, मैं ओके इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे पाथ ऑलरेडी सेट कर रखा है। अगर आपके यहाँ पहले से ऑलरेडी सेट है पाथ, तो फिर आप न्यू मत करिएगा, फिर एडिट करिएगा, एडिट पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर ये पाथ यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आएगा। देखो पाथ ऐसे लिखा आएगा, ऐसे सबसे लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में अपने कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाना और सेमीकोलन लगाना, सेमीकोलन लगाना, अगर नहीं लगा हुआ तो लगाना, और फिर दोबारा पेस्ट कर देना, ऐसे पेस्ट कर देना। ठीक है, मैंने इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पेस्ट कर रखा है। ये ऐसे करना, ओके 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 करके बाहर आ जाना। ये होता है पाथ सेट करना। तो स्टूडेंट आपने पाथ भी सेट कर लिया, अब आप कंपाइलर को रन करेंगे। चलिए, तो आपने प्रोग्राम कहाँ सेव करा है वहां तक चलिए। आपने सर रोहित के अंदर ये सेव कर रखा है, ये रहा विकास। अब आप यहाँ पर CMD, यहाँ पर इस यहाँ पर क्लिक करिएगा, जो ये होता है ना एड्रेस बार, यहाँ पर क्लिक करिए, इसको जो भी सिलेक्ट हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए, मतलब खाली कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए CMD। ये खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा ये। आप इसको थोड़ा सा नीचे करिए, ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ लिखिए जेवैक। देखा मैंने लिख रखा है वहाँ पे, क्या लिखना है आपको लिखना है जेवैक, और अपनी फाइल का नाम, आपकी फाइल का नाम है विकास, प्रोग्राम का नाम जो है ना विकास और जावा। तो आप यहाँ लिखिए विकास.जावा और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये कंपाइल होगा, और यहाँ पे देखा बाइट कोड बन के आएगा, आ गया स्टूडेंट्स, आ गया। इसे मत देखिए, ये आपके यहाँ नहीं आएगा, ये मेरे यहाँ लिखा आएगा, आपके यहाँ नहीं आएगा। मेरे यहाँ इसलिए आएगा, मैं हाइबरनेट भी पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मेरे यहाँ लिखा आएगा, आपके यहाँ ये नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए क्लास फाइल आ गई स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक पहुँच गए स्टूडेंट्स, कंपाइल किया और ये क्लास फाइल बन के आ गई, ये आ गई क्लास फाइल। देखिए ये देखिए, अब इस क्लास फाइल को आप क्लाइंट को दे दो। ये क्लास फाइल जो है आपके पास, क्लाइंट आ गए, मतलब वही जिन्होंने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया, आप सबको दे दो। आपको ये नहीं देखना कि उसके पास विंडो है या लिनक्स है या मैक है, कुछ भी हो उसको दे दो, क्लाइंट को कुछ भी हो, देखो ये लिखा ना, कुछ भी हो दे दो उसे कि ले भाई ये ले जा। अब वो ले जाके करेगा क्या, उसको बता दो कि अपने घर पे ले जाइयो, और जहां भी तेरे को रखनी हो, जहां भी रखनी हो, C में, D में, E में, जहां रखनी हो वहां जाके पेस्ट कर दियो, और केवल कमांड लिखियो जावा विकास। बस स्टूडेंट ध्यान रखना, जावा विकास डॉट क्लास नहीं लिखना, केवल विकास लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने लिख रखी है यहाँ पर कमांड जावा ऐड, ये कमांड है। और इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पर एंटर करा, आउटपुट आ गया आपके पास। देखिए आ गया ऐड और माइनस लिखा, ऐड माइनस। ये क्या लिखा है स्टूडेंट, यही तो लिख रखा हमने इसके अंदर, ऐड और माइनस। हमने लिखा क्या, ऐड माइनस ही तो लिखा है। अच्छा, आप ऐड माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटीजर x, इंटीजर y। ऐसे यहाँ पर दो वेरिएबल ले लीजिए, इंटीजर x, इंटीजर y। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सम कर लीजिए। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लीजिए z, यहाँ लिख दीजिए x + y, और यहाँ पर ऐड करा दीजिए इनका, ये आ गया आंसर। ऐसे यहाँ लिख लीजिए z = x - y, यहाँ लीजिए माइनस इक्वल टू, ये लीजिए स्टूडेंट हो गया। अब वैल्यू पास करिए यहाँ पर ऐड में 45,12, और ऐसे माइनस में पास करिए 56,23। चलिए फाइल सेव। अब आपको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, हाँ दोबारा से सारा काम। सबसे पहले लिखिए विकास.जावा, ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा लिखिए जावा विकास, ये देखिए आंसर आ गया 45 + 12 57, और 45 क्या था, 45 फिर था 56 - 23 33, ये लीजिए आ गया स्टूडेंट। तो आपके सामने लीजिए। बस स्टूडेंट यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था कि ऐसे ऐसे यहाँ तक आंसर आने में इस तरह से अंदर
इंटरनल प्रोसेस हुआ ये, आपको लिखना थोड़ी था, आपको सिर्फ ये कमांड लिखनी है बस और एंटर कर देना है। फिर वो क्लास लोडर ने क्लास को रीड करा होगा, क्लास को रीड करने के बाद उसने रैम के अंदर लोड करा होगा, फिर जब रैम के अंदर लोड हो गया तो ऑब्जेक्ट बना होगा और ये आंसर आया होगा। तो ये आपको मैनुअली करना थोड़ी है, आपको नहीं, आपको सिर्फ काम दो ही करने हैं, एक तो ये वाली कमांड लिखनी है और एक ये वाली कमांड लिखनी है, बस आपका काम कंप्लीट। स्टूडेंट्स क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर। आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाया जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, अब आपके सामने वो वाला प्रोग्राम जो जिसकी बात हमने छेड़ी थी शुरू में कि 4 तरह से सिग्नेचर लिखा जाता है स्टूडेंट। आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू, ये क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखते हैं, अब की बार हम क्या नाम रखते हैं? हमारे पास रोहित है, विकास है, और कौन है हमारे साथ? अर्पित है और नतेश। एक नतेश नाम से अपनाते हैं फाइल। लीजिए स्टूडेंट्स, तो देखिए क्लास नतेश, नतेश के अंदर मैं 4 तरह के फंक्शन सीखने जा रहा हूँ। पहले फंक्शन का है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट होगी और रिटर्न वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट आर्गुमेंट किसे कहते हैं? जो फंक्शन के 2 पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, जैसे ये ऐड नाम का फंक्शन है, तो स्टूडेंट इसके पैरेंथेसिस में जो यहाँ लिखा जाता है इसे आर्गुमेंट कहा जाता है। तो ये देखिए मैंने लिखा है इंटीजर x इंटीजर y, ये कहलाता है आर्गुमेंट। और स्टूडेंट रिटर्न ये होता है जो इस फंक्शन के आगे लिखा जाता है। अब याद रखने वाली बात ये है स्टूडेंट कि आर्गुमेंट तो मल्टीपल हो सकती हैं, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे इंट है तो इंटीजर होगी, मिक्स भी अलग अलग भी हो सकती है, इंटीजर कैरेक्टर ऐसा हो सकता है। और रिटर्न हमेशा स्टूडेंट एक ही होगी, रिटर्न हमेशा एक ही होगी। और ऐसा नहीं है कि इंट आर्गुमेंट है तो इंट होगी, ऐसा नहीं है, रिटर्न टाइप कैरेक्टर भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आर्गुमेंट होगी वही रिटर्न टाइप होगी, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो ये होगी, तो ये सिग्नेचर कहलाएगा स्टूडेंट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू सिग्नेचर है। अब इसके आगे आप लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक आपने लिख दिया है। और ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, ये आप देखिए, आपको स्टैटिक बनाना है नॉन स्टैटिक बनाना है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ये बनेगा नॉन स्टैटिक, अगर आप स्टैटिक लिखेंगे तो ये स्टैटिक बनेगा। स्टैटिक बनेगा तो नतेश क्लास के नेम से कॉल होगा, अगर नॉन स्टैटिक है तो पहले नतेश का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर कॉल करना पड़ेगा, ऐसा बनेगा। तो ये जो सिग्नेचर है ये है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू से, आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। चलिए देखा मैंने इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई। अब आर्गुमेंट जो रिटर्न वैल्यू होता है, तो रिटर्न का मतलब होता है कि ये फंक्शन आर्गुमेंट आपसे लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और फिर रिटर्न करेगा, वापस करेगा। तो उसके लिए कीवर्ड होता है रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है जावा में। इस कीवर्ड का यूज करके आपको जो भी वेरिएबल रिटर्न करना है वो आप उसका नाम यहाँ लिख देंगे इसके आगे। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा जिसका नाम हमने रखा है ऐड वन नाम का एक जो फंक्शन है, जब इसे कॉल किया जाएगा तो हमें 2 आर्गुमेंट देनी होगी और ये हमें एक आर्गुमेंट वापस करेगा जो रिटर्न होगी। तो ये फंक्शन बना है आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू। चलो रन करके देखें। तो एक क्लास बनाई मैंने बॉस, ये बॉस है इनकी, नतेश के बॉस है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। तो सबसे पहले देखिए स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है स्टूडेंट, ये नॉन स्टैटिक है। अच्छा फिर देखिए पब्लिक है, हाँ ये पब्लिक है यानी कि कॉल हो सकता है। तो पहले नतेश का ऑब्जेक्ट बनाइए, नतेश का ऑब्जेक्ट का नाम ओबी रख लिया इक्वल टू न्यू नतेश, बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिखिए ओबी डॉट एड वन, ऑब्जेक्ट ने एड वन को कॉल करा और वैल्यू भेजी 45 और 12। अब स्टूडेंट ये 45 यहाँ से जाएगा x में और ये 12 जाएगा। कैसे हुआ सर? हम तो यहाँ पे लिखा है ना स्टैटिक है, तो फिर कहाँ लिखा स्टूडेंट, कहाँ लिखा स्टैटिक, कहाँ लिखा देखो तो ये क्लास बॉस में भाई, मेन स्टैटिक है ना, मेन की बात थोड़ी कर रहे हैं हम इस ऐड को कॉल करने की बात कर रहे हैं। मेन स्टैटिक है ना, मेन फंक्शन स्टैटिक है
तो मेन से तो प्रोग्राम स्टार्ट होता है स्टूडेंट। मेन के अंदर हम इस नतेज के ऐड वन को कॉल करना चाहते हैं। तो ऐड वन कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना। तो पहले नतेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट से ऐड वन को कॉल करेंगे, है ना, मेन के अंदर। हाँ, मेन को अगर कॉल करना है, अगर आप कहते हो मुझे मेन को कॉल करना है, तो आप लिखेंगे बॉस डॉट मेन, क्योंकि मेन स्टैटिक है। ठीक है, हम मेन को कॉल नहीं कर रहे, हम नतेज के अंदर जो ऐड वन है इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये 45 जाएगा x में और 12 जाएगा y में, फिर इन दोनों का सम होकर आएगा z में, और z यहाँ से रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न वापस यहीं आएगी, यहीं वापस आएगी। अब इसको यहाँ पर हमने एक वेरिएबल w में रिसीव कर लिया, तो जो यहाँ से z रिटर्न होकर आएगा वो हमें यहाँ पर w में स्टोर हो जाएगा। अब ये w को प्रिंट करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आपने ऐड वन का आंसर प्रिंट करा दिया, ऐड वन w। लीजिए स्टूडेंट, बन के तैयार हो गया आपका प्रोग्राम। चलो रन करके देखें। अब बताइए इसमें से मेन किसके पास है, नतेज के पास मेन है या बॉस के पास मेन है? मेन फंक्शन किसके पास है? बॉस। तो प्रोग्राम का नाम बॉस होगा। प्रोग्राम का नाम क्या रखा जाएगा? बॉस डॉट जावा। अब बताइए प्रोग्राम के अंदर कितनी क्लासेस हैं स्टूडेंट? बताइए स्टूडेंट, आपके बॉस, अभी आपने जो प्रोग्राम लिखा है बॉस, इसमें कितनी क्लासेस हैं? बताइए स्टूडेंट। 2 क्लासेस हैं। 2 से। आपके प्रोग्राम में जितनी क्लासेस होती हैं उतने ही बाइट कोड अलग अलग बनते हैं। तो देखिए अब बाइट कोड 2 अलग आएंगे, एक बॉस का और एक दूसरा नतेज का। तो देखो एक बाइट कोड ये आया और एक बाइट कोड ये आया। तो आपके प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस होती हैं हर क्लास का बाइट कोड अलग फाइल में बन के आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एक है तो एक क्लास फाइल बनेगी, आपके प्रोग्राम में 10 क्लासेस हैं तो 10 क्लास फाइल बनेगी। उसमें से बॉस मेन है हमारा, क्योंकि मेन इसके पास है। तो जब रन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बॉस डॉट जावा, और अगर आप बॉस की जगह नतेज लिख देंगे तो लिखा आ जाएगा देयर इज नो मेन मेथड, लिखा आ जाएगा, एरर आ जाएगी कि मेन मेथड नहीं है नतेज में, वो बॉस से ही चलेगा क्योंकि बॉस के पास मेन है। देखिए आंसर आ गया 57। तो 45 + 12 57। ठीक है, तो ये है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। तो ये आर्गुमेंट गई और यहाँ से रिसीव हो गई, ये था आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू से। सर हाँ जी क्लासेस स्टूडेंट, कितने भी हो सकती है? हाँ क्लासेस कितने भी हो सकती हैं। जैसे एक स्कूल में 12वीं तक क्लास होती हैं, प्रिंसिपल एक ही होता है, तो उसी तरह आप प्रोग्राम को समझिए, क्लासेस कितने भी हो सकती हैं, मेन एक ही होगा, और जिस क्लास के अंदर मेन लिखा जाएगा वही मेन क्लास होगी। प्रोग्राम उसी के नाम से सेव होगा, उसी के नाम से कंपाइल होगा, उसी के नाम से रन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके सर। अब दूसरा फंक्शन लिखते हैं। दूसरा फंक्शन मुझसे कहा गया कि आपको लिखना है आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट तो होगी लेकिन आपको रिटर्न नहीं करनी। ओके ठीक है, तो आप लिखेंगे पब्लिक वॉइड, रिटर्न नहीं करनी तो वॉइड लिख दीजिए। वॉइड इज ए कीवर्ड विच इज यूज्ड टू इग्नोर रिटर्न टाइप। void is a keyword which is used to ignore return type। अब ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा स्टूडेंट। add to फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, आर्गुमेंट तो आपसे लेगा लेकिन आपको वापस नहीं करेगा। तो आपने यहाँ लिखा है इंटीजर z = x + y। अब आप यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पर रिटर्न लिख दिया तो एरर आ जाएगी। आप रिटर्न नहीं करेंगे, आप यहीं पर आउटपुट प्रिंट कराएंगे। ये लीजिए हो गया। ठीक है, ऐड टू क्लियर? सर यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जब वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा तो हमें बेनिफिट क्या है इस चीज का? हाँ जी, ये फंक्शन आपसे आर्गुमेंट तो लेगा लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा। ये जो भी आउटपुट निकल के आएगा ये फंक्शन खुद प्रिंट कराएगा। मतलब इस फंक्शन, ये फंक्शन अपना आउटपुट, ये फंक्शन ऐड टू नाम का जो फंक्शन है ये अपना आउटपुट अपने अंदर से बाहर नहीं भेजेगा, अपना आउटपुट खुद ही प्रिंट कराएगा। ये इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब इसे कैसे कॉल करेंगे स्टूडेंट? तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, फिर फंक्शन का नाम लिखो और वैल्यू पास करो 45 और 12। अब देखो यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो यहाँ नहीं लिखा, मैंने इंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आएगी नहीं, तो रिटर्न टाइप मैंने इसके आगे नहीं लिखी। ठीक है, चलिए अब ये रन करके देखते हैं। लीजिए स्टूडेंट देखिए,
2 बार 45 आएगा, 57 ये ऐड 1 से आ रहा है, ये ऐड 2 से। रन करने के बाद नहीं पता चलता कि ये प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू है, ये आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, आंसर सेम ही आता है। फर्क कितना है इसमें, आंसर ये खुद नहीं प्रिंट करा रहा। ऐड 1 जो है ये अपना आंसर खुद नहीं प्रिंट करा रहा, ये अपना आंसर यहाँ से आउट कर दे रहा है, बाहर भेज दे रहा है। कहां पर? जहां पे कॉल हुआ है, तो आंसर वापस मेन में आ गया, मेन ने प्रिंट कराया है, मेन फंक्शन प्रिंट करा रहा है। इस वाले केस में बेटर कौन सा रहता है फिर? नहीं, ये तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लिखने को आएगा। या आप देखोगे आपको कौन सा लिखना है, बेटर नहीं होता सर, इसमें आंसर दोनों के सेम आते हैं। फंक्शन के सिग्नेचर देख के लिखा जाता है कि आपको फंक्शन जो लिखना है उसमें आपको रिटर्न लेनी है कि नहीं लेनी, उसमें रिटर्न आपको लेनी है कि नहीं लेनी। ये होता है प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी। ये होती है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि मैं इससे फंक्शन से वापस लूं या ना लूं। ये है इसका। अगर मान के चलो मेन से कहा जाता कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम होगा उसमें तुम्हें फिर मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो इन दोनों का सम वापस आके डब्ल्यू में आया ना, इसलिए इसको रिटर्न वापस चाहिए थी, तो फिर ये डब्ल्यू में आकर यहाँ पे उसकी 2 से मल्टीप्लाई करता। आगे समझ में? ऐड 1 से कहा गया कि तेरे को सबसे पहले इन दोनों का सम करना है और जो सम होकर आएगा, आंसर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की। तो पहले ये यहां से वापस भेजेगा, जो आंसर वापस आया डब्ल्यू में, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 की, क्योंकि इसको कहा गया है। इस वाले केस में से कहा गया कि हमें आपसे सिर्फ सम कराना है, लेकिन आपकी रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए हमें, आपकी रिटर्न से, यानी कि आपके आउटपुट से हमें कोई मतलब नहीं। तो बस ये आर्गुमेंट आपसे लेके गया है और सम करके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न चाहिए होती है उस फंक्शन की, कि मैंने एक फंक्शन को काम करने को कहा है, अब मुझे उसकी रिटर्न वापस चाहिए कि वो क्या कर रहा है, मुझे उसको वापस चाहिए, तो आप रिटर्न वैल्यू से बनाते हैं, नहीं तो आप नो रिटर्न वैल्यू से बनाते हैं। चलिए तीसरा आता है नो आर्गुमेंट। नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट कोई नहीं होगी लेकिन रिटर्न होगी, आर्गुमेंट कोई नहीं होगी। क्या लिखिए, पब्लिक एंड ऐड 3। लीजिए देखिए, इस फंक्शन की आर्गुमेंट खाली छोड़ दी गई, कुछ नहीं लिखा गया इसके अंदर, खाली है पब्लिक एंड ऐड 3। ये देखा आपने, खाली छोड़ दी गई। अब क्या होगा, अब इसको कुछ करने को तो मिला नहीं भाई, इसको तो XY मिल रहे थे ना, ऐड 2 को XY मिले थे, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये खुद डिक्लेयर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर इसे जब मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा तो ऐसे कॉल करूंगा ob.add3। बस देखो यहाँ से कुछ नहीं भेजा मैंने, यहाँ तो भेज रहा था मैं, यहाँ कुछ नहीं भेजा, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये खुद अपनी वैल्यू असाइन कर लेगा। रिटर्न कर देगा, मैं खुद x और y की वैल्यू असाइन करी, उनका सम करा, रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ ऐड 3, यहाँ वापस आएगा। इसको रिसीव कर लो, या आपने m के अंदर रिसीव कर दी और इसे प्रिंट करा लो। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट से ऐड 3 को कॉल करा, तो ये ऐड 3 फंक्शन कॉल हुआ बिना आर्गुमेंट के, विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, अब ये जो आर्गुमेंट तो इसे मिली नहीं, तो ये अपनी आर्गुमेंट खुद डिजाइन करेगा। आज मैं इंजीनियर हूँ, तुझे कैसा लग रहा है? भैया आप ऑडियो बंद कर लीजिए अपनी, नौकरी लग जाती है। x प्लस वाई का सम कर लीजिए, जेड में रखिए, जेड को रिटर्न करिए, आपका आंसर m में आ जाएगा। m को प्रिंट करा लीजिए, लीजिए देखिए, देखिए 57 तो ये है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। कोई आर्गुमेंट नहीं है लेकिन रिटर्न वैल्यू है। चलिए फिर चौथा आता है नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू।
ना कोई आर्गुमेंट ना कोई रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न। तो सिंपल ऐसे बनेगा पब्लिक वॉइड ऐड 4, ये देखिए ना कोई आर्गुमेंट ना कोई रिटर्न टाइप, तो ये नहीं, ये खुद ही अपनी आर्गुमेंट डिसाइड करेगा, उनको सम करेगा और खुद ही प्रिंट करा देगा, यानी रिटर्न भी नहीं करेगा, खुद ही सारा काम खुद करेगा, खुद ही आर्गुमेंट डिसाइड करी, खुद ही उनको प्रोसेस करा, खुद ही आंसर प्रिंट करा दिया, सारा काम फंक्शन खुद करेगा। जी हो गया सॉल्व। इस वाले केस में कैसे कॉल करेंगे, इसमें केवल आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 4, केवल ऐसे लिखेंगे, तो ना कोई आर्गुमेंट जाएगी ना कोई रिटर्न आएगी, सारा फंक्शन खुद करेगा, अपने आप ही आर्गुमेंट अरेंज करेगा, सम करेगा, प्रिंट करा देगा, सारे फंक्शन ऐड 4 अपने आप करेगा। जी ये देखिए स्टूडेंट्स, ये होते हैं 4 तरीके फंक्शंस लिखने के, चाहे आप सी में लिखें, चाहे C++ में लिखें, चाहे जावा में, चाहे .NET में, किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, 4 तरीके यही होते हैं यूनिवर्सली, जो मैंने आपको बताया। ये प्रोग्राम अगर आप कहीं और भी पेस्ट करेंगे, जैसे आप सी में पेस्ट करते हैं, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, बस यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देना और उसके आगे से पब्लिक हटा देना और प्रिंट एफ लिख देना, ये प्रोग्राम वहाँ चल जाएगा, सेम होंगे फंक्शन सेम। तो सबका सिग्नेचर सेम ही होता है स्टूडेंट। तो सिग्नेचर लिखने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं सब लैंग्वेज में, आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए आपके सामने, तो ये वाला जो था सिग्नेचर, ये था आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, ये था आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, ये था नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, ये था नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ये थे आपके 4 सिग्नेचर। सर हाँ, ये वाली लाइन फिक्स ही रहती है क्या इसके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट? हाँ जी, ये फिक्स रहती है, ये तो बाद में समझाऊंगा जब एसओपी पढ़ाऊंगा ना, जब आपको एसओपी स्टेटमेंट जब पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा सर आपने करा दिया पहले। नहीं अभी नहीं कराया मैंने, ठीक है, अभी नहीं कराया मैंने, एसओपी स्टेटमेंट अभी नहीं बताई मैंने, अभी पढ़ाऊंगा ना कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट, जब ये क्लास पढ़ाऊंगा ना, प्री डिफाइंड क्लास जब पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या है ना, ये क्या है और फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, बस इतना बताया मैंने और नहीं बताया। ओके स्टूडेंट्स, हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, पूछिए। पूछना था कि सर कि जो आपने मेथड लिखे हैं ये हाँ जी 4, इसमें हाँ जी, आपने स्टैटिक यूज नहीं किया सर, ऐसा क्यों? मैंने स्टैटिक इसलिए यूज नहीं करा कि मैं इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करना चाहता था, मैंने ऑब्जेक्ट के मेंबर बनाना चाहता था, मैं चाहता था कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक नहीं बनाया। अगर मैं स्टैटिक बनाऊंगा तो फिर मुझे ये ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करने होंगे, क्लास के नेम से कॉल करने होंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है ऑब्जेक्ट से कॉल करने क्लास से, कुछ बेनिफिट होता है क्या, एडवांटेज? हाँ, ये चैप्टर आएगा ना, ये अभी ना सिर्फ आप फंक्शंस लिखना सीखिए, फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए जैसे कि क्लासरूम है, जैसे अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप एक क्लास में तो बैठे हैं, आप एक क्लास में तो बैठे हैं, ये क्लासरूम है, मैं हूँ। तो स्टैटिक मेंबर वो होते हैं जो क्लास के सभी मेंबर्स के लिए कॉमन होते हैं। स्टैटिक डिक्लेरेशन आर दोज डिक्लेरेशन विच आर कॉमन टू द एंटायर प्रोग्राम, जो सभी के लिए कॉमन है वो स्टैटिक होते हैं, और जो हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल होगा, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, वो नॉन स्टैटिक होता है। तो आप बताइए क्लासरूम में जो व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, वो स्टैटिक होना चाहिए नॉन स्टैटिक होना चाहिए, बताइए? स्टैटिक होना चाहिए। हाँ, अगर वो स्टैटिक है तो वो सभी के लिए कॉमन होगा। अगर आप उसे कह देते नॉन स्टैटिक, तो पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट का यानी किसी स्टूडेंट का होता और स्टूडेंट उसको यूज नहीं कर सकते थे। चलिए अब मैं ऐसे आपसे छोटे छोटे पूछूंगा, बताइए क्लास में जो फैन है वो कैसा होना चाहिए? स्टैटिक। अच्छा, और क्लास में जो एसी लगा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? स्टैटिक सर। स्टैटिक। अच्छा, और जो क्लास में टीचर खड़ी है, टीचर है, वो कैसी होनी चाहिए? स्टैटिक सर। ये वजह है मेन के आगे स्टैटिक लिखने की, ये वजह है मेन के आगे स्टैटिक लिखने के लिए, कि अगर मेन के आगे आप स्टैटिक लिख रहे तो उसका मतलब ये सभी के लिए कॉमन हो गया। अब आगे समझ में? सर जैसे कोई फंक्शन के आगे हमने वो लिखा स्टैटिक, तो उसका क्या यूज होगा?
वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक लिखते हैं तो उसका मतलब है कि ये पूरी क्लास के लिए कॉमन है। ये स्टैटिक डिक्लेरेशन है। स्टैटिक डिक्लेरेशन वो होती है जो सभी के लिए कॉमन होती है, और नॉन स्टैटिक वो होती है जो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए होती है। जैसे मैं बताऊं, आपका जो बैग है, आपका हर बच्चे का बैग कैसा है? बैग, स्कूल बैग कैसा होना चाहिए? नॉन स्टैटिक। हाँ, अब बताओ एग्जांपल। हाँ, नॉन स्टैटिक होना चाहिए। चलिए आप देखो, एक लाइव एग्जांपल पूछो। लाइव एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना नॉन चाहिए? स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। नहीं जी, स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक होगा जब भी तो सबके लिए कॉमन आएगा। यस सर। क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टैटिक है, लेकिन बच्चों को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो नॉन स्टैटिक है। बच्चों को जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ना वो नॉन स्टैटिक होंगे। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टैटिक है। चलिए देखो, बहुत सारे एग्जांपल, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल है। अब एक चीज बताइए, आप लोगों के लिए बैच टाइम क्या है? बैच टाइम क्या है? तो ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, स्टैटिक है। अच्छा, आप लोगों को जावा की जो फीस बताई गई है, भास्कर सर ने जो आप लोगों को जावा की फीस बताई गई होगी, वो स्टैटिक होगी नॉन स्टैटिक होगी? स्टैटिक। स्टैटिक होगी सर। स्टैटिक हो, बिल्कुल सही जवाब, स्टैटिक होगी। लेकिन भास्कर सर जब आप लोगों से फीस लेंगे तब कैसी होगी? नॉन स्टैटिक। हाँ जी, नॉन स्टैटिक। गलती से स्टैटिक कर देना तो आप में से कोई सा एक बच्चा फीस जमा करना, सबकी फीस जमा हो जाएगी अगर उन्होंने स्टैटिक लिख दिया तो। यानी कि फीस डिक्लेयर करी तो स्टैटिक, लेकिन जब फीस कलेक्ट करेंगे तो नॉन स्टैटिक। अगर गलती से उसे स्टैटिक कर दिया गया, नतेश, अगर सर ने उसको गलती से स्टैटिक लिख दिया अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप जमा करना, सबकी जमा हो जाएगी। स्टैटिक वो होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, और नॉन स्टैटिक जो होते हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है इसमें डिफरेंस। हेलो नतेश, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। कल मैं आपको एक इसका स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का एग्जांपल जब सिखाऊंगा ना, जब स्टैटिक नॉन स्टैटिक पढ़ाऊंगा, जब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो ये प्रोग्राम मैंने अभी आपको जो बना के दिखाया है, ये सेंड कर दो सर, ये वाला सेंड नहीं करा शायद आपने। हाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट, वही तो कहने जा रहा हूँ। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और आप इसको खुद बना के देखिएगा। जावा का मैंने आपको कंपाइलर दे दिया है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम अपने आप पहले खुद बनाइएगा, फिर उसको रन करके देखिएगा। सर अगली क्लास मंडे को ही होगी ना? मैं पूछ लेता हूँ बेटा, जैसा भी है, मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है। अच्छा, जी, मुझे बुखार चढ़ रहा है बार बार। मैं अभी दवाई खा के बैठा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, कुछ छुट्टी ज्यादा हो जाती। अभी कोविड की रिपोर्ट आ गई? हाँ, वो आज आ जाएगी। मैंने इंजेक्शन लगवा लिया कल। वैसे मेरे को बुखार हो रहा है और मेरे गले में दर्द है। ये तो 3 दिन तो बड़ी तबीयत खराब रही मेरी, जो मैंने क्लास नहीं ली। पहली बार ऐसा हुआ है, वरना मैं 365 दिन पढ़ाता हूँ, मैं कभी छुट्टी नहीं करता। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को 2 या 3 दिन की छुट्टी लगातार लेनी पड़ गई, तो मेरी तबीयत ज्यादा, मेरी तबीयत ज्यादा। पहली बार ही आया है। टाइम ही चल रहा है सर। हाँ हाँ, वो तबीयत भी पता है, रह रह के ना फुरेरी चढ़ती है, ठंड से चढ़ती है मुझे, और गला भी मेरा सूख रहा था और गले में इन्फेक्शन हो गया था, है ना। तो वो डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी और कहा आराम करो, आप बोलो मत। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने 3 दिन इसलिए आराम करा, वो दवाई खाई। अब मेरा सब कुछ रिपोर्ट हुआ, कल मैं इंजेक्शन लगवा के आया हूँ, तो वो इंजेक्शन के बाद वो हाथ में दर्द है मेरे, लेफ्ट हैंड में, और बुखार चढ़ता है उसकी वजह से। ये था। ठीक है सांस स्टूडेंट? लेने में प्रॉब्लम है सर? हाँ हाँ हाँ, वही तो प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ ना, तो जब ज्यादा बोलता हूँ तो सांस फूलने लगती है, वैसे नहीं फूल रही। मैंने ऑक्सीजन वगैरह सब और मीटर वगैरह सब ले रखा है, चेक कर रहा हूँ मैं टाइम टू टाइम, 20-20 में चेक कर रहा हूँ मैं। और दवाइयाँ वगैरह मैं सब ले ली हैं, दवाइयाँ खा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, जावा इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। ओके, थैंक यू सर।
ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट।